हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपने क्या तो 11वीं कक्षा में पढ़ा एवं आज 12वीं कक्षा में अपन क्या पढ़ेंगे एवं कहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर में ले जाना चाहता हूँ और आप वहाँ से देखो कि क्या आपने अब तक पढ़ लिया और क्या अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 11th क्लास में जब होते हैं तो क्या देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है फिजिक्स, ये दो प्रकार की है। ठीक है, एक है आपकी चिर संबद्ध भौतिकी जिसे क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, दूसरी है आधुनिक भौतिकी जिसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, चिर संबद्ध भौतिकी है, वो जो जितने भी स्थूल प्रभाव की घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताता है, और जितनी भी सूक्ष्म घटनाएं होती हैं एटॉमिक लेवल की, न्यूक्लियर लेवल की या फिर क्वांटम है, जितनी भी जो सूक्ष्म पैमाने की स्टडी है वो सारी आप इसमें करते हो मॉडर्न फिजिक्स में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये डस्टर है, इसके अंदर आप क्या देख सकते हो कि डस्टर का आकार इतना है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी मोटाई है, अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने बताया कि डस्टर का कलर है सर वो पीला है, तो ये जो सारी अपन इसका द्रव्यमान भी बता सकते हैं कि इतना है। ये सारी क्या है, इसकी स्थूल जानकारी यानी बड़े पैमाने की जो जानकारी है वो सारी अपने बता दी। लेकिन ये कौन से पदार्थ से मिलकर बना है चलो वो भी अपने बता दी, लेकिन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, ये सारी जानकारी है वो आप पढ़ते हो आधुनिक भौतिकी में, मॉडर्न फिजिक्स, जो आपको पढ़ने को मिलती है ग्रेजुएशन में। ठीक है, लेकिन आप जब 11th क्लास 12th में जब पढ़ते हो तब आपको भौतिक विज्ञान है उसकी जो ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स चिर संबद्ध भौतिकी, इसी को पढ़ना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको 4 बुक्स मिलती हैं। पहली बुक का नाम है यांत्रिकी, ठीक है, दूसरी बुक का नाम है उष्मागतिकी। ये जो दो बुक आप देख रहे हो ये दोनों बुक आपने 11th क्लास में पढ़ ली है। ठीक है, यांत्रिकी के अंदर आपने सारे जितने भी घूर्णन वगैरह है, रोटेशन, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, ये सारे आपने यांत्रिकी में पढ़े थे। एवं जो उष्मागतिकी है इसमें उष्मा से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, उष्मा प्लस गतिकी मतलब उष्मा की गति से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी वो सारी आपने उष्मागतिकी में पढ़ी। तो ये तो आपने पढ़ लिया 11th क्लास में। अब आपको 12th क्लास में क्या पढ़ना है, एक तो विद्युत चुंबकत्व है और एक है प्रकाश की। आपको विद्युत शब्द आपको सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए विद्युत किससे बनता है। विद्युत की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि आवेशों के समुच्चय या फिर आवेशों के एक निकाय या आवेशों के प्रवाह से संबंधित घटनाएं जिसमें पढ़ी जाती है वो किसमें आती है, विद्युत में आती है। तो इसमें हमने क्या बोला कि आवेशों के प्रवाह, किसके प्रवाह है, आवेशों के। तो इस जो विद्युत चुंबक के नाम से आपकी बुक चलती है इसके अंदर आपको जितनी भी स्टडी करनी है A to Z वो सारी की सारी किस पर आधारित है, आवेश पर आधारित। ठीक है, आपको पढ़ना है आवेश के बारे में। और प्रकाश की नाम से पता चल रहा है प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, जितनी भी घटनाएं, लेंस सूत्र है, वो सारी चीजें आप किसमें पढ़ोगे, प्रकाश की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, लेकिन जो आज आपका चैप्टर है वो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि विद्युत चुंबक के नाम से जो आपकी बुक चलती है जो आवेश पर आधारित है। इस चैप्टर इसका चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आवेश होता है इसकी 3 कंडीशन होती है। वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। केस फर्स्ट में आप क्या देखते हो, जब आवेश स्थिर हो, जब आवेश स्थिर होता है तब वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न करता है एवं इससे संबंधित जितने भी इसके प्रभाव है, जितनी भी इसकी घटनाएं वो सारी की सारी अपन पढ़ेंगे। एवं अपन ने लिखा है जब आवेश स्थिर हो, जब आवेश स्थिर होता है और स्थिर आवेश की आप स्टडी करते हो उस विज्ञान को क्या बोलते हो आप, स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। ठीक है, जिसके अंदर आपका पहला चित्र है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र।
ठीक है। आवेश की दूसरी परिस्थिति क्या है, केस सेकंड क्या है, जब आवेश गतिशील हो, ठीक है। जब आवेश गतिशील होता है तब वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है, उसके साथ साथ वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं साथ में कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तीसरा जो इसका केस है वो क्या है, जब आवेश एक निर्धारित गति से गतिशील हो, यानी एक त्वरित गति से गतिशील हो, यानी त्वरित हो आवेश, उस टाइम पे क्या होता है, जब आवेश निश्चित गति से गतिशील हो, उस टाइम पे आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एक तो, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र एवं उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। तो आपको क्या लिखना है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स की दो ब्रांच हैं, दो ब्रांच में से आपको पढ़नी है पहले वाली ब्रांच क्लासिकल फिजिक्स, जिसके 4 आपको बुक बताई मैंने, उनमें से 2 बुक आपने 11th में पढ़ ली, 2 बुक बाकी है वो भी आपको पढ़नी है। 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकत्व नाम से जो बुक है, उससे जो किस पर आधारित है, आवेश पर आधारित है। उसके बाद मैंने बताया कि आवेश है इसकी इतनी 3 परिस्थितियां होती है, एवं जो हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे वो है जब स्थिर आवेश हो, उसके बारे में उस विज्ञान को क्या बोलते हैं अपन, स्थिर वैद्युत की, ठीक है। और जिसके पहले चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र, इतना आप नोट कर लीजिए। पहला जो चित्र है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, वो केवल बेसिक जानकारी थी, और अपने चैप्टर का जो पहला टॉपिक आता है उसका नाम है स्थिर वैद्युत। जो पहला अपनी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, स्थिर वैद्युत की मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश एवं स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाती है। स्थिर वैद्युत की
ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश एवं आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत कहलाती है। कुल मिलाकर अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्ट आवेश से, ठीक है। ये जो परिभाषा आधारित है वो किस पर आधारित है? आवेश पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। आवेश का पता चलेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आवेश की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो पहला टॉपिक है उसका नाम होगा आवेश। ये आप परिभाषा उतार लीजिए। पहला शब्द है आपका विद्युत। इसकी परिभाषा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। आवेशों का किसी निकाय पर होना एवं उन आवेशों का प्रवाह होना, उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है उनको बोलते हैं अपन विद्युत, ठीक है। तो विद्युत शब्द है उसका अंग्रेजी में नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन शब्द से इलेक्ट्रिसिटी का उद्भव हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन स्पेलिंग वो नहीं है, यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन शब्द जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उद्भव हुआ है, जिसके बारे में सर्वप्रथम जो थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एवं इसका किस प्रकार से अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी परिभाषा मैंने बताई, वो आपको मैंने बताया कि आवेश से संबंधित होती है, ठीक है। तो सबसे पहला अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है? आवेश। अब मैं आपको आवेश की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है कि जो वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने क्या पाया कि जो एक एम्बर नाम की धातु होती है, ठीक है, उस एम्बर नाम की धातु को रेशम या ऊनी वस्त्र के साथ घिसने पर, एक दूसरे को आपस में रगड़ने पर जो रेशम की वस्तु है वो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। आप जब बचपन में आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा ये कि ऐसे पेन को घिसा हो और उसके बाद आपने उसको पृथ्वी के नजदीक किया हो तो जो मिट्टी के कण है हल्के या फिर जो कागज के टुकड़े हैं वो उसके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से उन्होंने सबसे पहले चेक किया था एम्बर नाम की धातु को ऊनी वस्त्र या रेशमी वस्त्र के साथ घिस करके। तब उन्होंने क्या पाया कि वो हल्की वस्तुओं को, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तब उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है ये गुरुत्वाकर्षण बल हो। कौन सा बल हो? गुरुत्वाकर्षण बल। अब दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है आपका। कॉन्टैक्ट का मतलब स्पर्शी बल। स्पर्शी बल का क्या मतलब होता है कि अपन ने इस पेन को पुल या पुश किया, धक्का दिया, तब अपन ने इसको स्पर्श किया, इसमें बल लगाया। और एक दूसरे प्रकार का बल क्या होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, मैं इस पेन को नीचे छोड़ता हूँ, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये थोड़ी कि पृथ्वी ने अपना हाथ निकाला और उसको पकड़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। इसने अपनी ओर खींचा क्योंकि इस गुरुत्वाकर्षण का एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। उसी प्रकार से उन्होंने पाया कि जो आपने पेन है जिसको घिस करके मिट्टी के कणों के पास किया, तब कोई इससे हाथ नहीं निकला पकड़ने के लिए, लेकिन इसका एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर वो चीज आई और उसने कैच कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा, लेकिन उन्होंने फिर क्या सोचा, समझा कि गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी वस्तु को घिस करके और उसको किसी दूसरी वस्तु से चिपकाओ या फिर उसके नजदीक लेकर आओ। गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो हर एक बॉडी पर काम करता है, कोई भी वस्तु हो जिनका द्रव्यमान होगा उन पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं है। तब उन्होंने क्या सोचा कि हाँ, मुझे लगता है कि मैंने इसको जब इस पे घिसा तब इसके ऊपर एक आवेश आ गया, जो इस पर आया उसका नाम उन्होंने क्या दिया? आवेश, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक एम्बर का टुकड़ा लिया, ये एम्बर का टुकड़ा है, इसको ऊनी वस्त्र के साथ घिसा। एक दूसरा एम्बर का टुकड़ा लिया और उसको भी इन्होंने ऊनी वस्त्र के साथ घिसा। जब इनके पास में छोटे छोटे हल्के कागज के टुकड़े या फिर कोई पार्टिकल्स थे वो इनके चिपकने लगे, इसके भी चिपकने लगे। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जब इस एम्बर के टुकड़े को इस दूसरे वाले एम्बर के टुकड़े के समीप लाया जाता है
तब क्या होता है कि ये तो लोगों को खींच रहे थे, चीजों को खींच रहे थे, लेकिन जब इनको पास में लाया गया, जब इनको एक दूसरे के पास में लाया गया, तब उन्होंने क्या पाया कि जो ये दो हैं लटके हुए, ये इस कंडीशन में थे। इनको खींचने के बाद जब इनको पास में लाया गया, तब इनमें क्या होता है वो देखिए आप, तब इनमें एक दूसरे से ये दूर भागने लग जाते हैं। क्या करने लग जाती है? एक दूसरे से दूर भागने लग जाती हैं। तब उन्होंने क्या पाया कि जो आवेश होता है वो केवल एक प्रकार का तो नहीं हो सकता, कम से कम है तो ये दो प्रकार का है। और दो प्रकार का इसलिए है कि ये कुछ वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है एवं कुछ वस्तुओं को अपने से दूर भेजता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सोचा कि जो आवेश है वो एक प्रकार का नहीं है, दो प्रकार का है। उनके बाद अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। और वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और वो दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इनका नामकरण इस प्रकार कर दिया कि एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। इनका नामकरण कैसे किया? अपनी क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में? नामकरण कैसे हुआ? उन्होंने देखा कि अपने विज्ञान में कोई भी दो आप ले लीजिए चीजें और उनको मिक्स कीजिए, आपको कोई ना कोई तीसरी चीज मिलती है, या तो तीसरी चीज मिलती है तो मिक्स होगी, कुछ ना कुछ नया उत्पाद आपको मिलता है। कोई भी प्रक्रिया देख लो आप, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि जब आप एंगल के टुकड़े को घिसते हो और उसके जब वो लाइट ऑब्जेक्ट्स जितने भी हल्की वस्तुएं चिपक रही थी, वो कुछ देर चिपकने के बाद वापस नीचे गिर जाती है। आप पेन को घिसना, उसको कागज के पन्ने के पास करना, वो उससे चिपक जाएगा और उसके बाद आप क्या करते हो, कुछ टाइम के बाद वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तब उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक किया, पहले एक दूसरे से चिपके और चिपकने के बाद वापस वही नॉर्मल अवस्था, मतलब जिस अवस्था में हमने इनको शुरुआत में देखा था उसी अवस्था में बाद में आ जाते हैं। इसका क्या कारण है ये समझते हुए उन्होंने सोचा कि इसका नाम क्या दें। तब उन्होंने गणित में देखा कि गणित में दो समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति की संख्याओं को एक दूसरे में जोड़ा जाता है, तब उनका परिणाम कितना मिलता है? 0। क्या होता है कि 1 + 2 है और 1 - 2 है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो आपके पास जो आने वाला योग होगा वो क्या होगा? 0, मतलब कुछ नहीं। तो यही यहाँ पे हुआ था कि एक बार चिपका दिया, कुछ देर बाद में छोड़ा तो वो एकदम नॉर्मल, कोई कंडीशन, कोई परिवर्तन नहीं। जो आंसर है वो कितना मिला आपको? 0। इसके ऊपर जो आवेश बचा वो कितना था? 0। उसके बाद जब इसको वापस उनके नजदीक किया गया तो ये वापस नहीं चिपका रहा था। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो आवेश था वो खत्म, ठीक है। और ऐसा किसमें होता है? गणित में होता है कि दो समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति की संख्याओं को एक दूसरे के साथ ऐड किया जाए, तब आपको जो परिणामी रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है? 0। इसलिए उन्होंने एक को दिया धनात्मक और दूसरे को दिया ऋणात्मक। ये संख्या है लेकिन उनके पास क्या था? आवेश। तो ये हो गया धनात्मक आवेश, ये हो गया ऋणात्मक आवेश, ठीक है। उन्होंने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं एवं आवेश के गुण क्या बताया आपको? आवेश है दो प्रकार के होते हैं। और उन्होंने क्या पाया कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या वो ऋणात्मक हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। आपने देखा होगा, आवेश को तो आपने फील किया ही है, लेकिन उसके अलावा आपने बचपन में चुंबक वगैरह को फील किया होगा। हम जब छोटे थे क्या होता था कि अपने हाथ में कोई चुंबक, आजकल तो वैसे भी बच्चों के पास हाथ चुंबक हाथ लगने वाली है, बच्चों के पास तो फोन लगता है, उनसे फुर्सत नहीं है। हमारे पास तो था नहीं फोन उस टाइम पे, अब थे 98 के मॉडल के, उस टाइम के फोन वगैरह तो कुछ था नहीं हमारे पास। तो क्या ये चुंबक, ये कुछ भी हाथ आ जाता है उसके साथ हम खेलते रहते थे। आजकल तो बच्चों को फोन से खेलने के लिए, तो हमारे पास तो वो चुंबक होते थे। अपने को पता है चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। जब नॉर्थ एक दूसरे की ओर होते हैं तब क्या करते हैं? चुंबक एक दूसरे को दूर खींचती है, दूर भेजती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा ही होता है। तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा इसमें पाया गया आवेश में, ठीक है।
आवेश में क्या होता है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये उन्होंने अपने प्रयोगों में पाया। ठीक है, अब आपके एक शब्द चलता है इसमें कि कुछ एक चीजों को घिसा गया आपस में, उनके ऊपर किस प्रकृति का आवेश आया यह पाया गया और यह आपको बताया गया कि जब एक कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े के साथ, ये रेशम का कपड़ा है, इसके साथ घिसा जाता है तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है एवं जो रेशम की छड़ होती है उस पर ऋणात्मक आवेश, रेशम का जो कपड़ा होता है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश। तो आपके 12वीं कक्षा तक यही दिया हुआ है कि परिपाटी के अनुसार यह पाया गया या प्रयोगों के अंदर यह पाया गया कि कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश एवं रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। लेकिन इसका कारण क्या होता है एवं कांच की प्लेट पर धनात्मक क्यों आया, इस पर ऋणात्मक क्यों नहीं आया, एवं ये भी बताया गया आपके कि जिस पर धनात्मक आवेश आता है उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी हो जाती है और जो ऋणात्मक होता है उसके द्रव्यमान में सूक्ष्म पैमाने पर थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। ये सारी चीजें आपको आगे आप टॉपिक चलेगा कि घर्षण से आवेश उत्पन्न करना, उसमें मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल से बताऊंगा और समझा दूंगा कि हाँ किस प्रकार कांच पर धनात्मक आवेश आता है और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आता है। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात आई, अपने फील कर लिया कि आवेश है, इसकी खोज किस प्रकार से की गई, आवेश का नामकरण किस प्रकार दिया गया एवं किसने दिया, फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने उन्होंने दिया। आवेश के अंदर जो बल लगने की प्रकृति होती है वो अपने देख ली। अब अपन बात करते हैं कि आवेश की परिभाषा क्या लिखें अपन। आवेश की कोई परिभाषा भी तो होनी चाहिए ना कि हाँ सर ये परिभाषा आपने कोई एग्जाम में पूछ ली तो ये इसकी परिभाषा होती है। बिल्कुल आवेश की परिभाषा क्या होती है, आप देखिए कि आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण है जो दूसरे आवेशित पदार्थों के पास ले जाने पर एक बल का अनुभव करता है। परिभाषा क्या आएगी, आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण है जो दूसरे आवेशित पदार्थों के पास ले जाने पर एक बल का अनुभव करता है और आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश और सदिश का आपको पता है कि जिसके परिमाण एवं दिशा दोनों होती है वो होता है सदिश, एवं जिसके केवल परिमाण होता है वो क्या होता है, अदिश। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, दूसरी पद्धति पर देखते हैं एमपीएस पद्धति। एमपीएस पद्धति में आपने पढ़ा होगा कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि होती है, एक तो मूल राशि होती है और एक होती है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो मूल राशि आपने साथ पढ़ी होगी, जो आपने पढ़ा है ना, लंबाई, द्रव्यमान, ये सारी उनकी लिस्ट में आप देखना आवेश का कहीं नाम नहीं आता है। ठीक है, तो आवेश की जगह वहां पे नाम क्या आता है, धारा का, विद्युत धारा का। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटा समय।
तो आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुणा समय। समय मूल राशि है, धारा मूल राशि है, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो आपका आवेश का मात्रक क्या बनता है यहां से, एम्पीयर इनटू सेकंड। ये हो गया आपका एमकेएस प्रति में इसका मात्रक। उसके बाद हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति की। सीजीएस पद्धति के अंदर जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है ई एस यू, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। ठीक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है स्टेट कूलम। ठीक है, और जो ये मान है ये बहुत ही छोटा मान है। ठीक है, कितना है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुना 10 की घात 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके आवेश के मात्रक हो गए। ठीक है, और एक चीज और बताऊं कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक हो गया फैराडे। अब अगर बात करें कि 1 कूलम आवेश कितना होता है, ठीक है, तो 1 कूलम आवेश, एक कूलम आवेश कितना होता है, इसके लिए अभी आपने सूत्र पढ़ा था कि आवेश बराबर धारा इंटू समय। ठीक है, तो 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनती है कि किसी चालक पदार्थ में से 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसका मान 1 कूलम आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो अब तक अपन ने क्या क्या देखा, आप ये सब चीजें नोट कर लीजिए। अब तक अपन ने देखा कि अपने फिजिक्स कौन सी पढ़नी है एवं अपने 12th क्लास में कौन सी फिजिक्स का कौन सा चैप्टर अपने चलेगा, वो अपना है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसका पहला टॉपिक अपन ने देखा स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत किससे बना हुआ है, आवेश से। आवेश का उद्भव कैसे हुआ, आवेश को फील कैसे किया गया एवं आवेश का नाम किस प्रकार दिया गया कि 2 प्रकार का होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने देखा कि आवेश है उसकी परिभाषा क्या होती है। आवेश की परिभाषा मैंने आपको बता दी। आवेश का मात्रक क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। और 1 कूलम आवेश की मैंने आपको परिभाषा भी दे दी। ठीक है, आपको प्रश्न देखोगे ना, आप जब न्यूमेरिकल देखोगे उनमें आपको क्या मिलेगा, 1 माइक्रो कूलम आवेश, 4 माइक्रो कूलम आवेश, 1 नैनो कूलम आवेश। तो ये नैनो माइक्रो ये सब क्या है, पूर्व लग्न है। क्या है, पूर्व लग्न, जो आप 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में जिसका नाम था मात्रक एवं विभव, डायमेंशन। ठीक है, उसमें आप पढ़ करके आए हो कि माइक्रो, नैनो, पिको, ये सारे क्या है, पूर्व लग्न, जिनका 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10 की घात -6। ठीक है, 1 नैनो बराबर कितना होता है, 10 की घात -9। तो ये सारे आप अगर 4 माइक्रो कूलम आवेश दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 4 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ठीक है,